हेलो फ्रेंड्स। तो हमने पिछले वीडियो में पढ़ लिया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, और लिविंग ऑर्गेनिजम्स में जो डाइवर्सिटी है, बायोडाइवर्सिटी और बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में हमने पढ़ लिया था। ठीक है। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे टेक्सोनोमिक कैटेगरीज। टेक्सोनोमिक कैटेगरीज क्या होती हैं, तो इसको समझ लेते हैं हम। तो जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज है वो एक तरह का ग्रुप होता है जिसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं, सेम फीचर्स वाले। ठीक है। तो जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है उसको और क्या बोल सकते हैं, ये जो टेक्सोनोमिक कैटेगरी है वो क्लासिफिकेशन की यूनिट होती है। ठीक है। ऐसी यूनिट जिससे हम क्लासिफाई करते हैं, या जिस यूनिट में हम सिमिलर ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर देखो कौन कौन सी टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आती हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के क्लासिफिकेशन में। तो सबसे नीचे इसमें स्पीसी दी होती है। ठीक है। उसके ऊपर क्या आता है, जीनस आता है। जीनस के बाद फैमिली आती है, फैमिली के बाद ऑर्डर आता है, ऑर्डर के बाद क्लास आती है ऊपर, और क्लास के बाद फाइलम, और फाइलम के बाद किंगडम आता है। ठीक है। तो इस तरह से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को अरेंज करते हैं इन टेक्सोनोमिक कैटेगरीज में। ठीक है। अब ये जो टेक्सोनोमिक कैटेगरीज का जो अरेंजमेंट है वो हमें क्या दिखाता है, टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है। टेक्सोनोमिक हायरार्की। ठीक है। अब इसका फीचर क्या होता है, जो टेक्सोनोमिक हायरार्की है उसके फीचर्स क्या होते हैं उसको समझते हैं। तो जैसे हम स्पीसीज से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं, तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें जो कॉमन फीचर्स हैं उनमें कमी आती है। ठीक है। और जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ते हैं तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में सिमिलैरिटीज बढ़ते हैं। ठीक है। ऐसे कैरेक्टर्स बढ़ते हैं जो उनमें समानता बताते हैं, सिमिलैरिटी बताते हैं, या स्पेसिफिक जो फीचर्स हैं उन वो बढ़ते जाते हैं जैसे हम किंगडम से स्पीसी की तरफ बढ़ते हैं, नीचे की तरफ उतरते हैं। ठीक है। अब इसके अलावा और क्या होता है यहाँ पर, जैसे जैसे हम स्पीसी से किंगडम की तरफ बढ़ते हैं तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो डिटरमाइन करने में डिफिकल्टी हो जाती है। ठीक है। तो जैसे किंगडम की बात करें तो किंगडम में बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स आते हैं जो आपस में समानता नहीं रखते हैं। ठीक है। और जैसे जैसे हम नीचे की तरफ उतरते जाते हैं तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें समानता बढ़ती जाती है। ठीक है। जैसे स्पीसी में आने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं, जैसे ये कुछ ऑर्गेनिजम्स हैं जो किसी स्पीसी में आते हैं। ठीक है। तो इन ऑर्गेनिज्म की जो समानता, यानी इनके बीच का जो रिलेशनशिप है वो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इनका एंसेस्टर कौन है। ठीक है। इसी तरह से जो किंगडम है उनमें जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में इतनी असमानताएं, डिसिमिलैरिटीज होगी कि उनके बीच में हम रिलेशनशिप पता नहीं कर सकते। ठीक है। तो जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ते हैं तो जो डिसिमिलैरिटीज है वो बढ़ती जाती है, जिससे उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो पता करना कठिन हो जाता है। ठीक है। तो ये टेक्सोनोमिक हायरार्की में हमें पता चलता है। अब हर टेक्सोनोमिक कैटेगरी को या टेक्सोन को हम डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि ये जो हर टेक्सोनोमिक कैटेगरी है उनको हम टेक्सोन बोलते हैं, और टेक्सोन का जो प्लूरल है वो क्या होगा, टेक्सा। ठीक है। अभी इनको डिटेल में पढ़ते हैं टेक्सोन को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीसी की। तो स्पीसी में कौन से लिविंग ऑर्गेनिजम्स आते हैं, तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स का ग्रुप होता है जो मॉर्फोलॉजिकल और फंडामेंटली सिमिलर होते हैं। ठीक है। अब जैसे बात करें, तो एग्जाम्पल की बात करें जैसे सोलेनम, नाइग्रम, और दूसरा लिविंग ऑर्गेनिज्म है सोलेनम मेलोंजेना। ठीक है। अब यहाँ पर जो दो स्पीसीज है, ये एक तो नाइग्रम और मेलोंजेना, तो इन स्पीसीज में जो ऑर्गेनिजम्स आते हैं उनमें सिमिलैरिटीज होती हैं। ठीक है। या ऐसे कह सकते हैं जो नाइग्रम स्पीसी है इसमें जितने भी ऑर्गेनिजम्स आ रहे हैं उनमें सिमिलैरिटीज होती हैं। ठीक है।
तो ये दो अलग अलग स्पीसीज हैं, इनमें मॉर्फोलॉजिकल और फंडामेंटल सिमिलैरिटीज होती हैं। अब अगले टेक्सोन की बात करते हैं, जीनस। तो जीनस में क्या आते हैं, इसमें जो रिलेटेड स्पीसीज हैं उनका ग्रुप होता है। ठीक है, जीनस क्या है, रिलेटेड स्पीसीज का ग्रुप होता है। ठीक है, यहाँ पर जो रिलेटेड स्पीसीज हैं उनमें कॉमन कैरेक्टर्स ज्यादा होते हैं एज कंपेयर टू अदर जेनेरा की जो स्पीसीज हैं। ठीक है, अब इसको समझते हैं। जैसे ये तीन ऑर्गेनिजम्स हैं, पेंथेरा लियो, पेंथेरा टिग्रिस और पेंथेरा पेराडस। ठीक है, यहाँ पर जो पेंथेरा लियो है इसको कॉमन नाम में क्या बोलते हैं, लायन। और दूसरा है टिग्रिस, टाइगर। और पेंथेरा पेराडस को क्या बोलते हैं, लेपर्ड। ठीक है, तो यहाँ पर देखो, ये समान क्या है, जीनस है। ठीक है, और इनकी स्पीसीज अलग अलग है। तो ये जो स्पीसीज हैं ये आपस में रिलेटेड होती है ना। जैसे लायन को देखें, टाइगर को देखें और लेपर्ड को देखें तो हमें समान सा, लगभग समान सा अपीयरेंस उनमें दिख जाता है। तो ये जो सारी स्पीसीज हैं वो रिलेटेड होती हैं, इनमें कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से इनको हम किस जीनस में रखते हैं, पैंथेरा में। ठीक है, अब इसके बाद अगले टेक्सोन की बात करते हैं, फैमिली। तो फैमिली में, फैमिली ऐसा टेक्सोन है जिसमें रिलेटेड जेनेरा का ग्रुप होता है। ठीक है, रिलेटेड जेनेरा जैसे हम समझते हैं, जैसे फैमिली है हमारे पास सोलेनेसी। ठीक है, तो इस सोलेनेसी फैमिली में कौन कौन से जेनेरा आते हैं, जैसे सोलेनम, दतूरा, पिटोनिया। ठीक है, तो ये कुछ जेनेरा है जो किस में आते हैं, सोलेनेसी फैमिली के अंदर। तो इस तरह से ये जो जेनेरा है उनमें कुछ रिलेशन होता है। ठीक है, जिसकी वजह से हम इनको सोलेनेसी फैमिली में रखते हैं। यहाँ पर जो जेनेरा है वो जीनस का प्लूरल है, ये ध्यान रखना है यहाँ पर। इसी तरह से दूसरी फैमिली की बात करें, फैमिली फेलिडी। ठीक है, तो फेलिडी फैमिली में कौन कौन से जेनेरा आते हैं, जैसे पहला जेनेरा है, पहला जेनस है पेंथेरा, दूसरा है फेलिस। ठीक है, तो दोनों में कुछ समानता होती है जिसकी वजह से हम इसको एक ही फैमिली में रखते हैं, वो क्या है, फेलिडी। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं ऑर्डर। ऑर्डर में क्या होता है, जो रिलेटेड फैमिलीज होती हैं उनके ग्रुप को ऑर्डर में रखा जाता है। तो रिलेटेड फैमिलीज कौन कौन सी होगी, जैसे ऑर्डर हम कार्निवोरा की बात करते हैं, ऑर्डर कार्निवोरा, है ना। तो इस कार्निवोरा में कौन कौन से रिलेटेड फैमिलीज को रखा जाता है, जैसे पहली फैमिली है फेलिडी और दूसरी फैमिली है कैनिडी। अब इसके बाद हम बात करते हैं अगले टेक्सोन की, क्लास। तो क्लास में जो रिलेटेड ऑर्डर्स हैं उनके ग्रुप को रखा जाता है। ठीक है, तो रिलेटेड ऑर्डर्स कौन कौन से होंगे, जैसे हम क्लास मेमेलिया की बात करते हैं, है ना, क्लास मेमेलिया। तो क्लास मेमेलिया में कौन कौन से ऑर्डर्स आएंगे, तो जैसे कार्निवोरा, कार्निवोरा और प्राइमेटा, ये दो ऑर्डर्स हैं, है ना। तो ये जो दो ऑर्डर्स हैं ये आपस में रिलेटेड हैं, और ये रिलेटेड होने की वजह से अभी इनको हम एक ही क्लास में रखते हैं, वो क्या है, मेमेलिया। ठीक है, मेमेलिया का मतलब क्या है, ऐसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो बच्चों को जन्म देते हैं। ठीक है, और उनको दूध पिलाते हैं। ठीक है, तो कार्निवोरा की बात करें तो कार्निवोरा में जैसे कैट, डॉग, है ना, लायन। और प्राइमेटा की बात करें तो जैसे मंकी,
ह्यूमन, है ना। सभी में क्या सिमिलैरिटी होती है कि सभी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं कार्निवोरा और प्राइमेटा के, वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, उनमें मेमोरी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, जिसकी वजह से हम दोनों को किस में रखते हैं, मेमेलिया में रखते हैं। ठीक है। अब अगले टेक्सोन की बात करते हैं। क्या है ये, फाइलम। तो फाइलम में रिलेटेड क्लासेस के ग्रुप को रखा जाता है। तो यहाँ पर हम फाइलम की बात करते हैं, जैसे कोडेटा। हमारे पास फाइलम कोडेटा है ना। तो इस कोडेटा फाइलम में क्लासेस की बात करते हैं। तो कौन कौन सी क्लासेस, जैसे कि सबसे पहले मेमेलिया, है ना। दूसरी है रेप्टिलिया। तीसरी है एवीज। तो इस तरह से अलग अलग क्लासेस को हम कोडेटा फाइलम में रख सकते हैं। ठीक है। अब ये जो क्लासेस हैं, इनमें क्या सिमिलैरिटी होती है, इनमें क्या पाई जाती है, नोटोकॉड। ठीक है, नोटोकॉड और डोर्सल नर्व कोड पाई जाती है। डोर्सल नर्व कोड पाई जाती है इनकी एम्ब्रियोनिक स्टेज में। ठीक है। इस वजह से ये जो अलग अलग क्लासेस के लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, उनको हम एक ही फाइलम में रखते हैं, उसको क्या बोलते हैं, कोडेटा। ठीक है। अब अगले टेक्सोन की बात करते हैं। तो किंगडम में जो रिलेटेड फाइलम है, उनके ग्रुप को रखा जाता है। जैसे हम किंगडम एनिमेलिया की बात करें, है ना। तो इस किंगडम एनिमेलिया में जैसे हम बात करें, तो कौन कौन से फाइलम आ सकते हैं या आते हैं। जैसे कोर्डेटा है ना। कोर्डेटा और कोरिफेरा, सिलेंड्रेटा। ठीक है। तो इस तरह से बहुत सारे क्या आ सकते हैं, एक ही किंगडम में फाइलम आ सकते हैं। ठीक है। इसी तरह से जैसे अलग किंगडम भी हो सकते हैं, और जैसे मोनेरा, प्रोटिस्टा, है ना। तो इस तरह से अलग अलग किंगडम्स पाए जाते हैं, उनमें हम रिलेटेड फाइलम्स को रखते हैं। ठीक है। ये हुई अपने टेक्सोनोमिक कैटेगरीज की बात। अब इसके बाद देखते हैं हम टेक्सोनोमिक एड्स। तो टेक्सोनोमिक एड्स क्या होते हैं, टेक्सोनोमिक एड्स जनरली सैंपल्स होते हैं। ठीक है। इन सैंपल्स के कलेक्शन को किसी एक पर्टिकुलर जगह पर रखते हैं। ठीक है, जो किसका काम करता है, टेक्सोनोमिक एड का काम करता है। ठीक है। या जो प्रिजर्व ऑर्गेनिजम्स हैं, उन प्रिजर्व ऑर्गेनिजम्स को हम टेक्सोनोमिक एड बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये जो टेक्सोनोमिक एड है, वो किस में सहायता करते हैं, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन में, है ना, उसके आइडेंटिफिकेशन में सहायता करते हैं, और सिस्टमेटिक्स में सहायता करते हैं। ठीक है। अब कौन कौन से टेक्सोनोमिक एड हो सकते हैं, तो पहला है इसमें हर्बेरियम। हर्बेरियम क्या होता है, यहाँ पर जो हर्बेरियम है, उसमें प्लांट स्पेसिमेंस को रखा जाता है। ठीक है। तो ये जो प्लांट स्पेसिमेंस हैं, ये कौन से प्लांट्स के रखेंगे, जैसे छोटे प्लांट्स होते हैं जो 1 या 2 फुट के होते हैं, उनको हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं। ठीक है। ये प्लांट स्पेसिमेंस बनाने की प्रोसेस को हम पढ़ रहे हैं। तो सबसे पहले हम प्लांट स्पेसिमेन को कलेक्ट करेंगे, फिर उस प्लांट स्पेसिमेन को हम ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद उसको प्रेस करते हैं किसी भी बुक के अंदर रख के, है ना। उससे वो जैसे 6-7 दिन तक रखते हैं, तो वो प्रेस हो जाता है। ठीक है। और उसी में ही वो सूख भी जाता है। और इसके बाद उसको हम निकालते हैं, और जो सीट होती है, ठीक है, तो उस सीट पर हम उस एनिमल को प्रिजर्व करते हैं। ठीक है, चिपका देते हैं गोंद से। इसके बाद क्या होता है, चिपकाने के बाद उसका डिस्क्रिप्शन लिखते हैं हम उसी सीट पर, और लेबल करते हैं। लेबल में क्या क्या होता है, जैसे साइंटिफिक नेम लिखते हैं उसका, प्लांट का, और इंग्लिश नेम, लोकल नेम लिखते हैं, और कलेक्टर्स नेम, जिस व्यक्ति ने उसको कलेक्ट किया है, और जहाँ से हमने उसको कलेक्ट किया है उसका प्लेस, और जिस तारीख को हमने उसको कलेक्ट किया है वो भी लिखते हैं। ठीक है। ये सारी चीजें किस पर लिखी जाती हैं, सीट पर लिखी जाती हैं।
ठीक है। इस तरह से हम अलग अलग प्लांट्स के स्पेसिमेंस बना देते हैं, और इन स्पेसिमेंस को बनाने के बाद हम उनको अरेंज करते हैं किसके अकॉर्डिंग, जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन है, यानी क्लासिफिकेशन का जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड सिस्टम है उसके अकॉर्डिंग हम उन सीड्स को क्लासिफाई कर देते हैं। ठीक है। तो जो सिमिलर प्लांट्स हैं या एक टेक्सोन में आने वाले जो प्लांट्स हैं उनको हम एक बॉक्स में रख देते हैं। ठीक है। तो इस तरह से प्लांट स्पेसिमेंस बनाए जाते हैं। अब अगला टेक्सोनोमिक एड है बॉटनिकल गार्डन्स। तो बॉटनिकल गार्डन्स क्या होते हैं, ये ऐसी जगह होती हैं जहां पर लिविंग प्लांट्स को रखा जाता है। ठीक है, उनको प्रिजर्व किया जाता है, किसके लिए, रेफरेंस के लिए, है ना, पता करने के लिए, उनके बारे में जानने के लिए। ठीक है। तो यहाँ पर जो हर प्लांट होता है उसमें क्या लेबल होता है, एक तो उसका इंग्लिश नेम और उसकी जो फैमिली है वो उस पर लिखा होता है, जिससे कि हम उस प्लांट के बारे में पता कर पाते हैं। ठीक है, उसके बारे में हम स्टडी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है। अब कुछ बॉटनिकल गार्डन्स हैं उनके बारे में हम पढ़ते हैं। तो कौन कौन से बॉटनिकल गार्डन, जैसे इंडिया में ही बात करें तो इंडिया में इंडियन बॉटनिकल गार्डन ये हावड़ा में उपस्थित है। हावड़ा कहाँ पर है, वेस्ट बंगाल में, है ना, इंडिया के वेस्ट बंगाल में। दूसरा है नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, NBRI। तो NBRI कहाँ पर है, लखनऊ में, है ना। और अगला गार्डन है बॉटनिकल गार्डन एट क्यू। तो इंग्लैंड में क्यू एक जगह है, वहां पर कुछ बॉटनिकल गार्डन्स हैं। तो उसका एग्जांपल है जैसे रॉयल बोटेनिक गार्डन। ठीक है। तो कौन कौन से गार्डन्स हैं, इंडियन बॉटनिकल गार्डन, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और रॉयल बोटेनिक गार्डन। और भी बॉटनिकल गार्डन्स के नाम लिख सकते हैं आप। ठीक है, जो आपको याद हो, है ना। अब अगले टेक्सोनोमिक एड की बात करते हैं, म्यूजियम। तो म्यूजियम में क्या होता है, जो प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल्स हैं उनको हम रखते हैं यहाँ पर। ठीक है। अब एनिमल्स के प्रिजर्वेशन के लिए एक केमिकल का यूज किया जाता है, तो वो क्या है, इथेनॉल, है ना। ये जो इथेनॉल है एक प्रकार का अल्कोहल है। उस अल्कोहल में हम मरे हुए जानवर को प्रिजर्व करके रखते हैं, जिससे वो खराब नहीं होता है लंबे समय तक। और उसको हम अ, एक बोतल आती है उसमें हम पैक कर देते हैं इथेनॉल भर के, और उसी में हम एनिमल को रख देते हैं। ठीक है। इंसेक्ट का प्रिजर्वेशन हम कैसे करते हैं, इंसेक्ट को सबसे पहले हम कलेक्ट करते हैं। कलेक्ट करने के बाद उसको किल करते हैं, है ना। और किल करने के बाद उसको जो इंसेक्ट बॉक्स होता है, ठीक है, इस तरह से इंसेक्ट बॉक्स होता है ना, उस इंसेक्ट बॉक्स में हम उसको पिन कर देते हैं। ठीक है, चिपका देते हैं पिन की सहायता से। ठीक है। और उसको हम म्यूजियम में रख देते हैं, है ना। और इस तरह से हम उसके बारे में स्टडी कर सकते हैं। इसके बाद जैसे अगर हमें लार्जर एनिमल्स का प्रिजर्वेशन करना हो, जैसे बर्ड्स और मैमल्स का, तो क्या करते हैं, जो मरे हुए मैमल्स या बर्ड्स हैं, ठीक है, जो कि नेचुरली डाई हो जाते हैं, उनको हम वहां से अलग करते हैं, यानी कलेक्ट करते हैं। और कलेक्ट करने के बाद उनके जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको निकाल देते हैं, है ना। और इंटरनल ऑर्गन्स को निकाल कर उनकी जो स्किन है उसमें हम कुछ मटेरियल भर देते हैं। ठीक है। और मटेरियल भरने के बाद उनको उनकी ओरिजिनल शेप प्रोवाइड करते हैं। ठीक है। और ओरिजिनल अपीयरेंस प्रोवाइड किया जाता है, जिससे क्या लगता है कि जो प्रिजर्व ऑर्गेनिजम्स है म्यूजियम में, प्रिजर्व लार्जर एनिमल्स, वो ओरिजिनल एनिमल्स की तरह दिखते हैं। पर यहाँ पर ध्यान रखना है, जो ओरिजिनल एनिमल्स हैं उनको नहीं रखा जाता है। ठीक है, यहाँ पर डेड ऑर्गेनिजम्स को हम रखते हैं, प्लांट्स हो या एनिमल्स हो। ठीक है। जनरली जो म्यूजियम है वो कहाँ पर होते हैं, जैसे स्कूल में, कॉलेज में, है ना, या किसी पर्टिकुलर प्लेस पर हमें म्यूजियम देखने को मिल जाता है। ठीक है, वहां पर हम जाकर प्रिजर्व प्लांट्स और एनिमल्स को देख सकते हैं। ठीक है। अब अगले टेक्सोनोमिक एड की बात कर लेते हैं, जूलॉजिकल पार्क्स। तो जूलॉजिकल पार्क्स ऐसे प्लेसेस होते हैं जहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स को प्रिजर्व किया जाता है, यानी उनको वहां पर रखा जाता है। ठीक है। यहाँ पर ये लिविंग होते हैं, है ना।
तो इन वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट में रखा जाता है ना, जो कि किसके अंडर में आता है, ह्यूमन केयर। ठीक है, ह्यूमन के द्वारा इन वाइल्ड एनिमल्स की केयर की जाती है प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट्स में। एग्जाम्पल की बात करते हैं, जैसे जू, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं चिड़ियाघर, है ना। और जैसे दूसरा एग्जाम्पल है नाहरगढ़ जूलॉजिकल पार्क, जो राजस्थान के जयपुर में उपस्थित है। ठीक है, तो ये जूलॉजिकल पार्क्स हैं जहाँ पर एनिमल्स को रखा जाता है, और उन एनिमल्स के बारे में उनकी डिटेल लिखी होती है, जहाँ पर जिस भी पिंजरे में उनको रखा जाता है। ठीक है, और उनके बारे में वहाँ पर जाकर हम स्टडी कर सकते हैं आसानी से। ठीक है, और उनके बिहेवियर को भी समझ सकते हैं, है ना। इसके बाद अगला टेक्सोनोमिक एड है की। तो यहाँ पर की को अच्छे से समझना है। तो की क्या है, कि ऐसा टेक्सोनोमिक एड है जो किस पर बेस्ड होता है, कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स पर। ठीक है, तो ये जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं वो पेयर में होते हैं। ठीक है, जैसे हेटेरोसर्कल और होमोसर्कल, ये दो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं जो पेयर में होते हैं। ठीक है, इन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स को हम क्या बोलते हैं, कपलेट। ठीक है, अब यहाँ पर जो कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स हैं, वो जो हर कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है उसको हम क्या बोलते हैं, लीड। ठीक है, यानी कपलेट में जो हर स्टेटमेंट है, जैसे हेटेरोसर्कल या होमोसर्कल, तो ये दोनों स्टेटमेंट, हर स्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं, लीड, है ना। ठीक है, की का यूज क्यों किया जाता है, किसी भी प्लांट्स और एनिमल्स के आइडेंटिफिकेशन के लिए। ठीक है, जो किस पर बेस्ड होता है, उनके बीच में सिमिलैरिटीज और डिसिमिलैरिटीज, इन दोनों चीजों को हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर ध्यान रखना है, जो हर टेक्सोन है उसके लिए अलग से की होती है, जिसे हम किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। ठीक है, जैसे हमें कोई स्पेसिमेन दिया हुआ है ना, जैसे हमें कोई फिश दे दी गई है, उस फिश में हमें पता करना है कि वो कॉन्ड्रिक्टिस क्लास में आती है या ओस्टिक्टिस क्लास में आती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, व्हाट इज टेल टाइप इन गिवन स्पेसिमेन। तो जो गिवन स्पेसिमेन है उसमें टेल टाइप क्या है। ठीक है, तो उसके लिए हम प्रोसेस अप्लाई करते हैं, तो क्या देखते हैं उसमें, दो तरह की टेल्स पाई जाती हैं, है ना। तो हेटेरोसर्कल और होमोसर्कल टेल। हेटेरोसर्कल टेल में जो टेल फिन है उसकी अपर लोब बड़ी होती है और निचली लोब छोटी होती है ना, साइज में। और होमोसर्कल में जो टेल फिन है उनकी, उसकी दोनों लोब से बराबर साइज की होती है। ठीक है, तो यह हमें उस फिश में दिख जाएगा। ठीक है, जिस फिश में जो लोब्स हैं, अगर जो स्पेसमैन है, जैसे ये स्पेसमैन हमें दिया हुआ है ना, ये फीस हमें दी हुई है। अब इस फीस में हमने क्या देखा कि इसका जो टेल फिन है, उस टेल फिन में जो अपर लोब है वो बड़ी है ना, और निचली लोब छोटी है। तो हमें पता चल गया कि ये जो कैरेक्टर है वो किस में आता है, किसका कैरेक्टर है, ये हेटेरोसर्कल टेल का। ठीक है, तो आंसर क्या है इसका, हेटेरोसर्कल टेल। तो हमें गिवन स्पेसिमेन में टेल के टाइप का पता चल गया। अब ये जो हेटेरोसर्कल टेल है ये किस में पाई जाती है, कॉन्ड्रिक्टिस क्लास में। तो इस तरह से हम कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का यूज करके किसी भी टेक्सोन का पता कर सकते हैं, किसी भी ऑर्गेनिज्म के। ठीक है, कॉन्ट्रिक्टिस फिशेज वो कार्टिलेजिनस फिशेज होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से की का यूज किया जाता है ना। अब कुछ अदर टेक्सोनोमिक एड्स हैं या रिकॉर्डिंग डिस्क्रिप्शंस भी बोल सकते हैं इनको। तो सबसे पहले हम फ्लोरा की बात करते हैं। तो जो फ्लोरा है उसमें क्या होता है, किसी भी एरिया के जो प्लांट्स हैं उनके हैबिटेट का अकाउंट, है ना, और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है कि वो उस गिवन एरिया में कहाँ कहाँ पर रहते हैं, है ना, उन कितनी संख्या है उनकी, तो उनके बारे में लिखा होता है। ठीक है, या ऐसे बोल सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो टोटल प्लांट्स हैं, टोटल प्लांट्स को हम फ्लोरा बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है फ्योना। ठीक है, तो फ्योना में किसी भी पर्टिकुलर एरिया में जो टोटल एनिमल्स हैं, है ना, उनका, उनके बारे में और उनका जो हैबिटेट है वो, और उनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है ना, उसके बारे में लिखा होता है ना। इसके बाद मैनुअल्स, मैनुअल्स में
किसी भी एरिया में पाई जाने वाली जो स्पीसीज है, उस स्पीसीज को आइडेंटिफिकेशन करने के लिए उसमें इंफॉर्मेशन लिखी होती है। ठीक है, यानी मैनुअल्स को देखकर हम किसी भी एरिया में पाई जाने वाली जो स्पीसीज है या स्पीसी है, उसके नेम का पता कर सकते हैं। ठीक है, और उसको हम जान सकते हैं कि कौन सी स्पीसीज वहां पर उपस्थित है। ठीक है, अगला टेक्सोनोमिक ऐड है मोनोग्राफ। तो मोनोग्राफ में किसी भी एक टेक्सोन के बारे में इंफॉर्मेशन लिखी होती है। जैसे ये एक क्या है, टेक्सोन है ना। तो जो मोनोग्राफ है उसमें इस टेक्सोन के बारे में लिखा होता है। क्या है ये, क्लास है ना। इसके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन इस मोनोग्राफ में लिखी होती है। ठीक है, तो ये अपना चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको पूरा चैप्टर समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।